Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Nisha and in today's lecture we are going to discuss about RNA world, RNA की दुनिया. Okay. सो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर लिए, जितने भी डिस्कशन किया, उससे ये चीज़ क्लियर हो गया कि डीएनए जो है वो प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, बट कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है. ये सारे डिस्कशन करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आए. फॉर एग्जांपल, इनमें से कौन पहला जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है, या अगर डीएनए है तो डीएनए कहाँ से आया, आरएनए है तो आरएनए कहाँ से आया, इन दोनों में पहले कौन से आए. ठीक है. तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम करेंगे आज के लेक्चर में. स्टे ट्यून, लेट्स स्टार्ट. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है. ये जो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है ये प्रपोज किया गया था अलेक्जेंडर रिच के द्वारा. अलेक्जेंडर रिच इन द ईयर 1962 एंड द टर्म आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस वाज कॉइन्ड बाय वॉल्टर गिलबर्ट. ओके. इन द ईयर 1986. इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट जो है वो पहले आया, उसके बाद इसका नामकरण किया गया आरएनए वर्ल्ड, जो कि 1986 में वॉल्टर गिलबर्ट के थ्रू किया गया था. और ये पॉइंट बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना है. ठीक है. बट आपको ये पॉइंट याद रखना है. फर्स्ट पॉइंट जो है कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस जो है वो करेंटली अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा मोस्टली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है जो इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. ओके. सो ये जो हाइपोथेसिस है, ये उस वक्त के बहुत सारे महान साइंटिस्ट ने इसका सपोर्ट किया था. फॉर एग्जांपल, कार्ल वूज, फ्रांसिस क्रिक, लेस्ली ऑर्गिल एंड द नोबेल प्राइज लॉरिएट थॉमस आर, इसको चेक या कैक जो भी बोल सकते हैं, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंस करते हैं, आपको जो मन हो आप प्रोनाउंस कर लो. ओके. सो बेसिकली ये जो पूरा आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है ये एक कहानी है. आपको कहानी की तरह ही मैं सुनाऊंगी. आप अगर चाहें तो वीडियो को रोक कर आप स्लाइड पढ़ सकते हैं. ओके. सो क्या हुआ था स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जब लाइफ ओरिजिनेट हो रहा होगा, उस वक्त एक ऐसे मॉलिक्यूल का ओरिजिनेशन हुआ या डेवलपमेंट हुआ जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है. A key step in the origin of life was the evolution of a molecule. एक ऐसा molecule evolve हुआ that could copy itself, जो अपने आप को copy कर सकता है. ओके. एक बार डिस्कवर हो गया कि चलो ये आरएनए है, तो सारे के सारे लोग जो है आरएनए के पीछे पड़ गए. उन्होंने इसकी स्टडी की और उन्होंने देखा कि आरएनए जो है ये बोथ इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो किसी भी इंफॉर्मेशन को कैरी भी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एंड दूसरा ये अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकता है. ठीक है. once it was discovered that RNA could both carry information and cause chemical reaction like those that would be required to copy a molecule, RNA became the prime suspect for the earliest self-replicating molecule. Okay. सो इन फैक्ट अगर कुछ बायोलॉजिस्ट के बारे में अगर जाने तो वो उन्होंने ये भी हाइपोथेसिस किया था दैट अर्ली इन लाइफ हिस्ट्री आरएनए ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज. जैसे अभी डीएनए का हुआ है ना, सब लोग डीएनए 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 करते रहते हैं, तो उनका कहना था कि उस वक्त ऐसा टाइम था जब सब कुछ आरएनए के इवॉल्व घूमता था. आरएनए जो है वो सेंटर स्टेज पे था एंड परफॉर्म मोस्ट जॉब इन दिस सेल. एक सेल में जितने भी काम होते हैं, इधर इट्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस और रेप्लिकेशन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सबका सब आरएनए ही करता है. ठीक है. आरएनए, फॉर एग्जांपल आरएनए जो है वो सेंटर पे है और सब इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि सारा काम जो है वो आरएनए से ही हो रहा है. ठीक है. दिस इज आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस. ये है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस. Today, these jobs are performed by many different sorts of molecule like DNA, RNA, protein. But in the RNA world, RNA did it all. This is the RNA world hypothesis. तो RNA world hypothesis का समरी यही है कि कुछ साइंटिस्ट का मानना ऐसा था कि स्टार्टिंग में जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था तो सारे काम जो है एक सेल के अंदर, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर या अपने आप का कॉपी बनाना, सब आरएनए करता था. और ये है आरएनए वर्ल्ड. ठीक है. इस केस में ना डीएनए की ज़रूरत थी उस वक्त और ना ही प्रोटीन की ज़रूरत थी. ठीक है.
इसीलिए जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, आरएनए होना चाहिए। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये एक बहुत ही फनी सा इमेज है जो मुझे मिला था, मैंने इसको डाल दी है, आप इसको पढ़ो एक बार। ये डबल स्टैंडर्ड है, इट मीन्स दैट दिस इज डीएनए, एंड ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ये आरएनए है। ठीक है, डीएनए कह रहा है हे आर, आर मीन्स आरएनए, कुड यू टेक दिस मैसेज ओवर टू, एंड खत्म। मतलब मैं बात उसके डीएनए जो बोल रहा है उसके बात को बीच में ही रोक दिया गया है, और फिर आरएनए बोल रहा है और कम ऑन डी मीन्स डीएनए, गिव मी समथिंग अ लिटिल मोर चैलेंजिंग, आई कैन मल्टीटास्क, आई कैन डू इट ऑल। डीएनए आरएनए को कह रहा है कि प्लीज ये मैसेज जो है, डीएनए का काम क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन तक लेके जाना। तो डीएनए यहाँ वही कह रहा है आरएनए को कि आरएनए प्लीज आओ, कुछ मैसेज को आगे ट्रांसफर करो। लेकिन उसके बात को बीच में काटते हुए आरएनए बोलता है कि कम ऑन डी, मतलब मैं जब सब कुछ कर सकता हूँ तो तुम मुझे ये छोटे मोटे काम के लिए मत बुलाओ, ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तब डीएनए बोलता है हाँ, व्हाट वेयर डू यू थिंक वी आर द आरएनए वर्ल्ड। तो डीएनए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम आरएनए वर्ल्ड में हैं, कि सारा काम तुम ही करोगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आरएनए वर्ल्ड खत्म हो गया, वो पहले का टाइम था कि सब तुम्हारे आगे पीछे घूमते थे, तुम सारा काम करते थे, बट अब सारा काम अलग अलग इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। ठीक है, मैं डीएनए हूँ, मैं अपना काम करूँगा, तुम अपना काम करोगे, और प्रोटीन अपना काम करेगा, तुम किसी का काम ले नहीं सकते, सब अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, सो ये आरएनए वर्ल्ड था। अब कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है आरएनए का जो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है वो देखते हैं। सो मेजर एविडेंस दैट हैज द साइंटिफिक कम्युनिटी बिलीविंग दैट आरएनए प्रीडेट्स डीएनए एंड प्रोटीन आर एस फॉलो। लोग पहले कहते थे कि आरएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है, सबसे पहले आरएनए आया। तो इस हाइपोथेसिस को कौन कौन सा इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सा एविडेंस है वो पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इज द आरएनए हैज द एबिलिटी टू स्टोर जेनेटिक मटेरियल। आरएनए के पास एबिलिटी है कि वो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। हाँ है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो आप लास्ट लेक्चर मेरे वीडियो देख सकते हैं लास्ट लेक्चर पे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आरएनए जो है उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की प्रॉपर्टी है, एंड उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर जाने की भी उसके पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, आरएनए हैज द एबिलिटी to store the genetic information as well as to pass the genetic information. Okay, second, it is the main component linking up DNA and the gene information to amino acids and protein synthesis via transcription and translation. इसके अलावा आरएनए जो है वो आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट है, ताकि डीएनए से जीन इंफॉर्मेशन को आरएनए तक लेके जा सके और आरएनए से प्रोटीन। जैसे ये डीएनए है, ये आरएनए और ये प्रोटीन। ठीक है, तो आरएनए जो है वो मीडिएटर की तरह काम करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से लेकर आता है और उसको प्रोटीन तक लेकर जाता है वाया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके, RNA's ability to duplicate itself as well as the genetic information it carries very much like DNA। और RNA के पास DNA की तरह ही प्रॉपर्टी होती है कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन भी करे और अपने आप को डुप्लीकेट भी करे। ओके, RNA's complexity is less than that of DNA। ये सब पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आप प्लीज़ लास्ट लेक्चर खोलकर देखें, वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया था कि आरएनए जो है वो लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू डीएनए। इट मीन्स दैट आरएनए की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो कम है डीएनए के कंपैरिजन में, इसीलिए आरएनए जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही ईजिली वो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट भी कर लेता है और किसी भी म्यूटेशन के लिए स्कोप भी प्रोवाइड करता है। ओके, DNA requires an RNA primer in order to replicate, while RNA does not need any such primer। DNA जब आप ट्रांसक्रिप्शन डिटेल में पढ़ोगे, जो कि मेरा आगे का लेक्चर है, तो आप प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे का लेक्चर जब आएगा तो आपको मिल जाएगा। ओके,
सो ट्रांसक्रिप्शन जब करना होता है तो डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए या फिर रेप्लिकेशन करने के लिए आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होती है, जबकि आरएनए को ये काम करने के लिए किसी भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स दैट फॉर ट्रांसक्रिप्शन और फॉर रेप्लिकेशन डीएनए को आरएनए की ज़रूरत है, बट आरएनए को किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इनिशियली अगर डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल, उस वक्त आरएनए की रिक्वायरमेंट होगी, उसको सिर्फ डीएनए अकेला काम नहीं कर सकता है। वाइल आरएनए के केस में अगर मैं बात करूँ तो आरएनए अकेला काम कर सकता है, इसलिए ये मतलब ये चांस है कि हो सकता है कि आरएनए ही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल हो, क्योंकि उस वक्त इसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है काम करने के लिए। ओके, this shows how DNA seems to depend more on RNA for its continued existence rather than the other way around. It means that RNA को DNA की ज़रूरत नहीं है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, लेकिन DNA को RNA की ज़रूरत है. Okay, RNA is able to catalyze reactions as protein do. Of course, RNA catalytic है, अपने रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है जैसे कि प्रोटीन करता है. द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन इज ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड बाय आरएनए which points heavily to its pre-existence over the protein. ये लाइन कह रहे हैं कि जब प्रोटीन बनता है वो आरएनए से बनता है. इट मीन्स दैट प्रोटीन के होने के लिए आरएनए का होना जरूरी है. तो आरएनए पहले बनाना पड़ेगा, तब जाकर प्रोटीन बनेगा. It means that RNA predates protein. Okay. Next is RNA's ability to form double helices similar to DNA and tertiary structure similar to those of catalytic protein. RNA का कुछ प्रॉपर्टी जो है वो डीएनए से मैच करता है और कुछ प्रॉपर्टी जो है वो आरएनए से मैच करता है, प्रोटीन से मैच करता है. डीएनए की तरह ही आरएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना सकता है, और प्रोटीन की तरह आरएनए जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर बना सकता है. जब हम क्लास 11th में जब आपने प्रोटीन एंजाइम्स पढ़ा होगा, वहाँ पर आपको पता चला होगा कि जो एंजाइम्स है ये प्रोटीन है, इसके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो डिटेल में स्टडी करने के लिए आप मेरे आगे की वीडियो का वेट करें. मैं जब डालूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके. So the next is the structure of RNA with an hydroxyl group in the second position of the sugar molecule makes it a less stable molecule. This made it susceptible to break down and allowed an adaptation of different conformation, which perhaps was beneficial to early life and रैपिड इवोल्यूशनरी चेंजेस. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आरएनए जो है उसके पास दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, दो ओएच ग्रुप है, और ओएच ग्रुप हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो इसमें से एक ओएच ग्रुप जो है वो दूसरे आरएनए से फॉस्फोरस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहेगा, बट एक ओएच ग्रुप जो कि फ्री है, ये वाला ये फ्री है, ये OH ग्रुप जो है ये रिएक्टिव है. जब ये रिएक्टिव है इट मीन्स दैट ये तुरंत इवॉल्व हो जाएगा, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा. तो स्टार्टिंग में जब इवोल्यूशन हो रहा था बहुत ही फास्ट रेट पे, बहुत ही रैपिड रेट पे, तो उस वक्त ज़रूरी था कि हम एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल बनाएं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करे, साथ ही साथ उसमें इवॉल्व होने का स्कोप भी बहुत ज़्यादा हो, जो कि डीएनए में नहीं है. डीएनए में स्कोप जो है चेंज होने का वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू आरएनए. ओके. So recent development by John Sutherland and his team have shown cytidine and uridine being synthesized under model prebiotic condition, suggesting that RNA may have been able to spontaneously form अंडर प्रीबायोटिक कंडीशन. अब लैब में प्रीबायोटिक कंडीशन बनाया गया था, जैसे स्टार्टिंग में जब लाइफ का ओरिजिन हो रहा था उस वक्त जैसा सिचुएशन होगा, एटमॉस्फेयर होगा, बिल्कुल उसी को रेप्लिकेट करके लैब में बनाया गया था कंडीशन. और उसमें जो साइंटिस्ट थे वो जॉन सुदरलैंड थे, वो और उनकी टीम ने ये देखा कि उस वक्त की कंडीशन जब हम लैब में बना रहे हैं तो हाँ मीडियम में साइटिडीन एंड उरिडीन जो है वो बन रहा है. एंड साइटिडीन उरिडीन का मतलब है कि ये साइटोसिन और यूरेसिल के बारे में बात कर रहा है. और यूरेसिल याद करो किसका नाइट्रोजनस बेस है, आरएनए का है ना. यूरिडीन आरएनए में प्रेजेंट होता है, यूरेसिल
समझ में आया? इट मीन्स दैट उस वक्त का जो कंडीशन था प्रीबायोटिक कंडीशन, उस केस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूफ मिल गया एक रिसेंट डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ओवरऑल इस पूरे डिस्कशन का प्रॉपर्टीज एज वेल एज कौन कौन से एविडेंस जो इसको सपोर्ट करते हैं सब डिस्कस हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वेल, एनसीईआरटी में इसके लिए बहुत ही कम लाइन दिया गया है, लेकिन वो बहुत कम लाइन जो है वो बहुत ही मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है अपने आप में। हर एक लाइन जो है अपने आप में 4 लाइन है। ठीक है, सो इतना डिस्कशन करने के बाद अब ज़रूरत क्या है एक स्टेबल जेनेटिक। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टेबल होना चाहिए, एज वेल एज उसमें थोड़ा सा स्कोप होना चाहिए कि वो चेंज के लिए रेडी हो, इजंट इट? तो क्यों ज़रूरी है कि एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल हो ही? आरएनए से काम नहीं चल रहा था? आरएनए भी तो था, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आरएनए था, तो आरएनए को ही फिर आगे लेकर जाते। डीएनए बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों एक बहुत स्टेबल जेनेटिक मटेरियल चाहिए था? तो इसका आंसर इस बात पे मिलता है कि जैसा कि हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टार्टिंग में बहुत सिंपल थे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई जैसे इवोल्यूशन होता चला गया। ठीक है, अभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें बहुत सारा काम एक बार में हो रहा है। इस बहुत सारे काम को करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सबकी ज़रूरत है। कोई एक इंसान इसको नहीं कर सकता है। जैसे आप पहले फॉर एग्जांपल अगर घर में 4 लोग हैं तो एक इंसान खाना बना रहा है तो ठीक है, कम खाना बन रहा है। लेकिन अगर 4 लोग की जगह अगर 40 लोग आ गए तो क्या एक इंसान 40 लोग के लिए खाना बनाने के लिए सही है? नहीं, हमें नंबर ऑफ कुक बढ़ाना पड़ेगा। खाना बनाने के लिए लोग जो अमाउंट है, नंबर है लोगों का, वो बढ़ाना पड़ेगा। अब 40 को फीड करने के लिए हमें 4 लोगों को लाना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ी इवोल्यूशन के वक्त, तो सारे काम जो है वो अच्छे से हो, इसलिए काम को डिवाइड कर दिया गया, डिवीजन ऑफ लेबर लाया गया। और वो काम जो प्रोटीन कर सकता है वो उसको प्रोटीन को दिया गया, और वो काम जो डीएनए कर सकता है उसको डीएनए को दिया गया। ओके, so as the evolution proceed, complexities of living being increases. There was a need of a more stable genetic material to store the genetic information for a longer span of time that could resist changes. Living organisms जो बने, अब उनका लाइफ स्पैन जो है कुछ का 200 है, कुछ का 100 है, कुछ का 80 है, कुछ का 70 है। तो इस लाइफ स्पैन में पूरे एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल चाहिए था जो इस पूरे टाइम में सर्वाइव कर सके विदाउट एनी चेंजेस। इसके लिए एक बहुत स्टेबल जेनेटिक मटेरियल की जरूरत थी। दस, डीएनए टेकिंग ओवर एज द मेन जेनेटिक स्टोर due to its increased stability, double standard nature, and have complementary strand further resist changes by evolving a process of repair. तो इसीलिए डीएनए जो है वो अब जेनेटिक स्टोरेज का काम करने लग गया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्टेबल था। आरएनए में जो भी कमी थी, थोड़ा बहुत अनस्टेबिलिटी का इशू था, उससे इसको मॉडिफाई कर दिया गया और एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाया गया जो काम आरएनए की तरह ही करे बट ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, तो आरएनए से डीएनए बना। समझ में आया? आरएनए सबसे पहले था, फिर हमें एक ऐसे मॉलिक्यूल की ज़रूरत हुई जो ज़्यादा स्टेबल हो लेकिन वो काम आरएनए की तरह ही करे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करे, ट्रांसमिट करे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आरएनए को मॉडिफाई किया गया और डीएनए बना। ठीक है, ये जो मॉडिफिकेशन है ये स्ट्रक्चरल और केमिकल है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आरएनए में 2 OH है, उसको स्टेबल करने के लिए एक OH को हटा दिया गया। सेकंड, यूरेसिल आरएनए में होता है, यूरेसिल की जगह हमने उसकी जगह थायमिन यूज किया। ठीक है, थायमिन में बनाने के लिए यूरेसिल में हमने एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया। ठीक है, यूरेसिल में एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करेंगे तो वो थायमिन बन जाएगा और आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? तो आरएनए से कैसे डीएनए बना। नाउ प्रोटीन बिकम्स द फेवरेट कैटलिस्ट ड्यू टू द लार्ज एरे ऑफ फंक्शन, देयरफॉर आरएनए रिमेन एज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सिस्टम। और इसी आरएनए से बाद में प्रोटीन भी बना, क्योंकि
प्रोटीन जो है वो एक से ज़्यादा फंक्शन कर सकता है, एक से ज़्यादा रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है एक टाइम में। इसीलिए आरएनए से प्रोटीन बनाया गया, ताकि जितने सारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही है तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी बहुत सारे होंगे, उसको फैसिलिटेट करने के लिए प्रोटीन को कैटलिस्ट का रोल दिया गया। और इस तरह से आरएनए जो है वो अभी के टाइम में सिर्फ एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरमीडिएट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, क्योंकि अगर आरएनए नहीं होगा तो डीएनए से इंफॉर्मेशन प्रोटीन में कौन लेकर जाएगा। आरएनए इज द वन विच ट्रांसक्राइब फ्रॉम, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए से आरएनए में थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए से इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में लेकर जाता है। ठीक है, आई होप आरएनए वर्ल्ड आपको क्लियर हो गया। ये जो लेक्चर था, ये इसमें आपको लिखने के लिए, समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो ऑलरेडी आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये सारे के सारे पॉइंट आरएनए वर्ल्ड एनसीईआरटी में आप देखोगे बहुत ही कम पॉइंट में समझा दिया गया है। लेकिन एज यू नो, एनसीईआरटी का हर एक लाइन अपने आप में 4-5 लाइन होता है। मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर इस लेक्चर में इलेबोरेट करके बहुत सारे पॉइंट्स बनाकर लिख दिए हैं। ठीक है, इस पॉइंट में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि एक भी पॉइंट, मतलब बहुत कम ही ऐसा पॉइंट होगा जिसमें आपको लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं है, क्योंकि बाकी सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको बता दिया है। तो आप कह सकते हो ये एक सम अप है। ओके, आई होप आपको लेक्चर क्लियर हो और कोई डाउट नहीं हो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ओके, सो थैंक यू।